हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो और विबो-सान आपस में बात कर रहे थे। विबो-सान कुछ कहने वाला था, लेकिन उससे पहले वो इबो की गोद में गिर जाता है और उसे देख इबो स्माइल करता है और उसे कैरी करता है। असल में उसने खाने में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से विबो-सान अनकॉन्शियस हो जाता है। अगले सीन में चेंसू इबो से कहता है, तुम्हारी वाइफ बहुत ही अजीब है। उसने खुद ही खोज को इनवाइट किया था, वो भी केयरलेसली। और वह स्माइल कर देता है और फिर कहता है, पर मैं हैरान हूँ मुझे इतनी पुरानी टेक्निक कैसे मिल गई। मैं खुद ही ब्लैक मैजिक को यूज़ करता आया हूँ, पर इतने पुराने स्पेल के बारे में मुझे नहीं पता था। इस पर वो कहता है, मुझे भी क्या पता था, वो इस तरह की वाहियात हरकत भी करता होगा। एनीवेज, तुम बस बातें ही करोगे, ये सब कुछ ठीक करोगे? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। क्या मतलब है कि कोशिश करता हूँ? इबो चिल्लाता है। चेंसू कहता है, आखिर आप मुझ पर इतना भड़क क्यों रहे हो? ऐसा क्या हुआ है? क्या इसने कुछ आपको ज़्यादा तंग कर दिया? इस पर इबो चुप रहता है। तब चेंसू कहता है, मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ, क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे? इस पर इबो कहता है, नहीं, मैं यहीं रहूँगा। विबो-सान की अनकॉन्शियस हालत में वो चेंसू को उसके साथ अकेला थोड़ी ना छोड़ सकता है। चेंसू कहता है, ठीक है, तो मैं अपना काम शुरू कर रहा हूँ। वो स्पेल पढ़ता है और फॉर्मेशन बनाता है। काफ़ी सारे तिलिस्मान विंग की बॉडी के आसपास उड़ने लगते हैं। वहीं विबो-सान खुद को अंधेरी जगह में पाता है कि उसका पास स्पिरिचुअल वर्ल्ड था, जहाँ से खालीपन था, डार्कनेस से भरा हुआ, और उसे ऐसा लग रहा था मानो 1000 हाथों ने उसे जकड़ रखा है। पर वो जरा से भी वहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। उसने तो खुद को छोड़ दिया था। उसके साथ जो हो रहा है उसे इस चीज़ की कोई केयर नहीं थी, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे और भी डार्कनेस के अंदर जाते जा रहा है। तभी उसे आवाज़ें आने लगती है, जिनके शब्द साफ नहीं थे, पर ये आवाज़ कितनी दर्द भरी है वो ये फील कर पाता है। वो इन आवाज़ों से परेशान होकर चिल्लाने लगता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। पर वो जितना स्ट्रगल कर रहा था, वो डार्कनेस उसे उतना ही अपने अंदर लेने की कोशिश कर रही थी। विबो-सान हार मानने लगता है। इतने में उसे एक आवाज़ आती है जो उसे पुकार रहा था। ये वॉइस काफ़ी फेमिलियर थी, जो उसके हार्ट तक टच करती है। वो उस वॉइस को फॉलो करना चाहता था और वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था वो उस डार्कनेस से दूर चला जाए। उसे अपने सामने सुनहरी रोशनी दिखने लगती है, जिसे वो छूने की कोशिश करने लगता है। जैसे ही उसका हाथ सुनहरी रोशनी के संपर्क में आता है, वैसे ही वो रोशनी पूरी जगह पे फैल जाती है। विबो-सान अपनी आइज क्लोज कर लेता है। उसे अभी भी वॉइस सुनाई दे रही थी और वो वॉइस धीरे धीरे क्लियर हो जाती है, और ये वॉइस लॉन्ग वांगजी की थी, जो उसे पुकार रहा था, और शायद वो उससे माफ़ी भी मांग रहा था। विबो-सान अपनी आइज ओपन करता है और वो अपनी आइज को ब्लिंक करता है। वो नोटिस करता है वांगजी उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो उसका नाम लेता है, वांगजी। वांगजी विबो-सान के फेस की तरफ देखता है। विबो-सान उठने की कोशिश करने लगता है। वांगजी उसे उठने में मदद करता है और खुशी से वेनचिंग को आवाज़ देता है, वेनचिंग, वेनचिंग। विबो-सान को होश आ गया है, कहाँ हो, जल्दी आओ। और उसके फेस में एक ब्राइट वाली स्माइल थी और उसकी आंखों में थोड़ा पानी भी था, और वो विबो-सान से कहता है, आपको अब कैसा लग रहा है? अब ठीक तो फील कर रहे हैं ना? विबो-सान एकटक उसकी तरफ देख रहा था। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, वांगजी के चेहरे पर अपने हाथ रखता है, उसकी फोरहेड रिबन को टच करता है और कहता है, तुम वांगजी हो? तो वांगजी हमें सिहराता हुआ कहता है, हाँ, आपने मुझे सही पहचाना। हाँ, आप बिल्कुल ठीक हो। विबो-सान अपने मन में सोचता है, इसका मतलब मैं वापस आ गया इतनी आसानी से, वाह। तभी वहाँ भागकर वेनचिंग आती है और विबो-सान को देख कहती है, आसियन, तुम्हें होश आ गया फाइनली। और वो आकर उसे हक करती है। वांगजी उन्हीं के बगल में खड़ा हो जाता है और उन्हें देखता है। वेनचिंग हक को ब्रेक करके कहती है, तुम कैसा फील कर रहे हो? तुम पिछले 5 दिनों से ऐसी अनकॉन्शियस थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी में ही नहीं है। तुम अपनी सांसें भी नहीं ले रहे थे, लेकिन तुम्हारा दिल फिर भी धड़क रहा था। बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, पर फाइनली तुम्हें होश आ गया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। विबो-सान स्माइल करता है और वो वेनचिंग को हक करता है। वो कहता है, वेनचिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया।
वो बस वेंचिंग से वहाँ लिपटा हुआ था। वेंचिंग हक को ब्रेक करते हुए कहती है, मैं सिर्फ कभी डरी हुई थी तुम्हें कुछ ना हो जाए। ओह, तुम्हें इस वक्त कैसा फील हो रहा है? तुम्हें कुछ अलग फील हो रहा है? तुम्हें कुछ अलग सा नहीं लग रहा है? इस पर भी वो सान कहता है, पता नहीं, बस मैं खुद को काफ़ी रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि नई ऊर्जा आ गई है। वेंचिंग उसे कुछ कहने जा रही थी, तभी लैनसन तुरंत कहता है, मैं आपके लिए लोटस सूप लेकर आता हूँ, आपको वो पीने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। विभूषण बस उसे जाते देखता है। उसके चले जाने के बाद वो वेंचिंग के हाथ पर हाथ रखता है और उसे बहुत ही एक्साइटेड होकर कहता है, तुम्हें पता है वेंचिंग, मैं फ्यूचर में गया था। और वो उसे सब कुछ बताने लगता है, कैसे वो ईपो से मिला और ईपो बिल्कुल फंगजी की तरह दिखता है। मैं बहुत ही सरप्राइज था और उसके बाद मैं मॉम की तरह दिखने वाली लेडी से मिला। वो बहुत ही स्वीट थी, बिल्कुल मॉम की तरह। मैंने वहाँ काफ़ी सारी मस्ती की, उसे काफ़ी तंग किया, मुझे काफ़ी मज़ा आया। वहाँ पर बहुत सी अनोखे सामान भी थे और उन सबसे बढ़कर मुझे तो वो फ़ोन काफ़ी पसंद आया। उसमें कितने सारे गेम थे और ईबो ने मुझे सिखाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा और वो काफ़ी एक्साइटेड होकर बताया जा रहा था। वो हर चीज़ के बारे में वेंचिंग को शेयर कर रहा था। ये देखकर तो वेंचिंग काफ़ी सरप्राइज थे। विभूषण कभी भी इतना एक्साइटेड होकर बातें नहीं करता था। वो बस चुपचाप विभूषण की सारी बातें सुन रही थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो स्माइल करती है और कहती है, लगता है तुमने काफ़ी अच्छा सपना देखा है, तो और बताओ तुमने और क्या देखा, तुमने क्या किया वहाँ? इस पर विभूषण कहता है, ये कोई ड्रीम नहीं था, मैं वाकई में फ्यूचर में गया था। वहाँ सच में बहुत ही अनोखी चीज़ें थी। फ्यूचर में काफ़ी कुछ बदलेगा और ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मैं क्या बताऊँ। और वो बातें ही बस कर रहा था और वो वेंजिंग को ईपो के बारे में बता रहा था। वो ईपो के साथ बीच पर गया था और बहुत ही सुंदर जगह पर वहाँ डिनर भी किया था। उसके साथ मैं उधर गया था, इधर गया था, बस वो यही सब कह रहा था। वांगजी जो लोटस सूप लेकर आया था वो भी ये सब सुन लेता है और कहीं न कहीं उसे विभूषण के मुंह से बार बार ईपो नाम सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था और वो सोच रहा था आखिर उन्होंने किसे अपने ड्रीम में देखा है जिसका नाम वो इतनी खुशी से ले रहे हैं। वो ट्रे को बेंच पर रखता है। विभूषण उसे देखकर चुप हो चुका था और उसकी फेस की सारी एक्साइटमेंट जा चुकी थी और वो बहुत सीरियस फेस बना लेता है। वो एक नज़र वांगजी को देखता है और फिर से अपना फेस वेंचिंग की तरफ कर लेता है। वांगजी तो उनसे इजाज़त लेकर वहाँ से जा चुका था। तो वेंचिंग विभूषण को चेक करने लगती है और कहती है, हाँ अब तुम सच में पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। और फिर विभूषण के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, आसियान मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बतानी है। वेंचिंग उसे जो बात बताती है उसे सुन विभूषण को तो गुस्सा आ जाता है और उसकी आंख भी भर आई थी और गुस्से से कहता है, वो पागल इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। वेंचिंग कहती है, पर उसने सच में ऐसा किया है। ये सुनने के बाद विभूषण के एक्सप्रेशन बहुत ही वरेट हो जाते हैं और सीन कट होता है और अगले सीन में विभूषण वांगजी के कॉटेज पर था और वो वांगजी को वॉल पर पुश करता है और चिल्लाता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वांगजी ना समझी के साथ कहता है, क्या आप किस बारे में बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। और वो जाने की कोशिश कर रहा था। विंग उसे पकड़कर वॉल पर पिन करता हुआ कहता है। विभूषण अपनी डीप वॉइस में कहता है, वांगजी मुझे जवाब दो। वांगजी उसकी आंखों में देखने लगता है। विभूषण आगे कहता है, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो मैं इसके लिए खुद की गोल्डन कोर को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं थी। तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर वांगजी विभूषण की आंखों में देखता हुआ कहता है, क्योंकि मैं करना चाहता था। मैं आपको उस हालत में नहीं देख पा रहा था। आपकी उस हालत का जिम्मेदार मैं था और मुझे आपको ठीक करना था और इससे आसान तरीका मुझे नहीं सूझा। हम आपको जो भी ठीक करने के लिए ट्राई कर रहे थे आप उससे रिकवर नहीं हो रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा और बस मैंने अपनी आधी गोल्डन पावर बस आपको दी है। पर देखिए आप कितने जल्दी ठीक हो गए। ये सुन विभूषण चिल्लाता है, वांगजी। फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, तुम मेरे उस हालत के जिम्मेदार नहीं थे। मैं बस अपनी इविल एनर्जी को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और अपनी कॉन्शियसनेस खो दिया। पर तुम्हें इसके लिए खुद को ब्लेम करते हुए अपनी गोल्डन कोर सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या फर्क पड़ जाता? मुझे कुछ हो भी जाता तो? इस पर वांगजी कहता है,
आपको ऐसा क्यों लगता है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है? मुझे फ़र्क पड़ता है, वेंचिंग को फ़र्क पड़ता है, येनिंग में रहने वाले लोगों को फ़र्क पड़ता है। सब कितने ज़्यादा डर चुके थे वो आपको खो ना दे। आपको अंदाज़ा भी नहीं है सब कितने ज़्यादा घबराए हुए थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया था और मैंने भी खुद को ब्लेम किया था। अगर मैं घोस्ट फॉरेस्ट में ना जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और इसीलिए मैं आपको जल्द से जल्द बस ठीक करना चाहता था। विभूषण अपनी दांत पीसता है और इसकी आंखें झुकी हुई थी और वो कहता है, पर फिर भी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने क्यों किया? तुम्हें पता है ना, गोल्डन कोर को सेक्रीफाइस करने से तुम वीक हो जाओगे, तुम पहले जैसे कल्टिवेटर नहीं रहोगे। तुम्हें मुझे अपनी गोल्डन कोर नहीं देनी चाहिए थी। मैंने तो तुम्हें कितना हर्ट किया था, इवन मैं तो तुम्हें मारना चाहता था, फिर भी तुमने मुझे क्यों बचाया? अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम आज़ाद हो जाते, तुम यहाँ से जा सकते थे। इस पर वांगजी पहले तो चुप रहता है और उसके बाद कहता है, हाँ आपने मुझे हर्ट किया, मुझे बहुत बुरा लगा और आप सच में बहुत ही बुरे हैं और बहुत गुस्सा करते हैं, पर इसके बावजूद मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या ये काफ़ी नहीं है? मैं आपको पसंद करता हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही आप मुझे पसंद नहीं करते। वांगजी का ये कन्फेक्शन सुनकर विभूषण सर उठाकर उसकी तरफ देखता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता और वहाँ से तुरंत वो भाग जाता है। वांगजी ने ये नोटिस किया था विभूषण की आंखों में पानी था, जो कि सच था। विभूषण काफी इमोशनल हो चुका था, उसे यकीन नहीं हो रहा था वांगजी ने उसके लिए ऐसा कोई कदम उठाया। पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया था, वांगजी ने उस पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया, वो इतने बड़े एहसान का कर्ज वो किस तरह से चुकाएगा। पर अब वांगजी से मिलने के बाद तो वो काफी इमोशनल हो चुका था, उसे बहुत ही हर्ट फील हो रहा था, गिल्ट फील हो रहा था। उसने वांगजी को कितना हर्ट किया था, फिर भी वो उसे पसंद करता है। उसके लिए उसने अपनी गोल्डन फोर सेक्रीफाइस की। मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसकी आंखों में भी देख नहीं सकता। मैंने उसके साथ कितना गलत किया, मैं उसे फेस नहीं कर सकता। मैं बहुत ही बुरा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ। वो खुद को स्लैप करता है। वेंचिंग उस जगह आती हुई कहती है, विभूषण ये तुमने क्या हालत बना रखी है। विभूषण उसकी तरफ देखता है और कहता है, वेंचिंग तुमने उसे रोका क्यों नहीं। जिस पर वेंचिंग कहती है, मैं कैसे रोक पाती, आखिरकार वो तुम्हारा ही अल्फा है, तुम्हारे जैसे ढीठ न तुम्हें रोका जा सकता है न उसे। ये सुनने के बाद विभूषण की आंखें एक पल के लिए बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर वो कहता है, अगर तुम चाहती तो उसे रोक सकती थी, जैसे तुम मुझे रोकती हो। वेंचिंग कुछ भी नहीं कहती, वो विभूषण को बस देख रही थी। विभूषण साय करता है और उसे आकर हक कर लेता है। वेंचिंग उसके बालों पर हाथ फैलाती हुई कहती है, वांगजी सच में बहुत ही अच्छा अल्फा है, तुम उसके साथ अब अच्छे से बर्ताव करना और अब तो मूव ऑन कर जाओ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में अब एक अल्फा है। इस फैक्ट से तुम दूर भाग नहीं सकते। विभूषण उससे अलग होते हुए कहता है, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहते हो और मैं उससे अब अच्छे से बर्ताव करूँगा। वेंचिंग ये सुन स्माइल करती है और कहती है, चलो तुम्हें अक्ल तो आई। ऐसा कहकर वो उसके फोरहेड में फिंगर से हिट करती है, जिस पर विभूषण अपनी फोरहेड को सहलाते हुए कहते हैं, वेंचिंग तुमने ऐसा क्यों किया। वेंचिंग बस स्माइल करती है। सीन कट होता है और अगले दिन वांगजी को हम बाथटब पे देखते हैं। वो बात ले रहा होता है, उसके बाद वो बाथटब से बाहर निकलता है, अपनी अपर बॉडी को वो पोंछता है और फिर वो कपड़े पहनने के लिए देखता है। जो रोब उसने पहनने के लिए निकाले थे उसकी जगह बिल्कुल ब्रांड न्यू ड्रेस रखी हुई है। वो उस ड्रेस को उठाता है, वो रेशम के बने हुए थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे और वो सफेद रंग के थे। वांगजी उसे देखकर स्माइल करता है और इधर उधर अपने फेस को देखता है, आखिर ये उसके लिए कपड़े किसने रखा। फिर वो उन रोब को पहन लेता है। ड्रेसअप होने के बाद तो वो बाहर निकलता है और उन कपड़ों में वो बहुत ही डिसेंट और एलिगेंट लग रहा था और उसे वापस से एक प्रिंस होने वाली फीलिंग आ रही थी, जो वो पहले भूल चुका था। वो एक प्रिंस भी है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। अब नए कपड़े पहनने के बाद थोड़ी खुशी होती है ना। वांगजी को भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा था तो खुश था। दूसरी तरफ विभूषण वो बड़ी मेहनत के साथ अपनी कुकिंग क्लास कर रहा होता है, मतलब कि वेंचिंग उसे कुकिंग करना सिखा रही थी और बड़ी लगन से वो कुकिंग कर रहा था और बड़े प्यार से उसने ब्रेकफास्ट बना लिया था, जिसे वो पैक करता है और फिर वो वांगजी के कॉटेज की तरफ निकल जाता है। असल में वो
ब्रेकफास्ट उसने बड़े प्यार से वांग जी के लिए बनाया था। वो इस तरह से वांग जी को एक ग्रेटेस्ट शो करना चाहता था। और वो जब कॉटेज में पहुंचता है तो क्या देखता है वो, वांग जी मेम्या के साथ बैठा हुआ है और मेम्या उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई है और वो उसे सर्व कर रही है। विभूषण का तो मुँह ही बन जाता है और मेम्या को उसके साथ देख कहीं ना कहीं उसे चिढ़ हो रही थी, क्योंकि वो दोनों आपस में बातें भी कर रहे थे। वो काफ़ी अननॉयड फील कर रहा था, क्यों यूँ कह लूँ, वो काफ़ी जेलस था। पर उसने ही तो मेम्या को वांग जी के पीछे लगाया था। मेम्या जब ये देखती है विभूषण वहाँ खड़ा है और उसके हाथ में फूड बास्केट है और वो उन्हें घूर है, तो वो सारा मामला समझ जाती है। तो वो फिर अपनी जगह से खड़ी होती है, विभूषण को ग्रेट करती हुई कहती है, असिन काका, आपने जो मुझे काम दिया था मैं बस वही काम कर रही थी और यहाँ का मेरा सारा काम खत्म हो गया है, तो मैं चलती हूँ। वो तो तुरंत वहाँ से 9-11 हो जाती है। वांग जी विभूषण की तरफ देखते हैं। विभूषण आगे बढ़कर टेबल में अपना फूड का बास्केट रखता है और मेम्या के लाए गए फूड को साइड कर देता है और अपने फूड वांग जी की प्लेट में रखता है। और वांग जी बस एकटक विभूषण की एक्सप्रेशनलेस फेस को देख रहा था। वांग जी को फूड सर्व करने के बाद वो चेयर में बैठे हुए अपने हाथों को रब कर रहा था। उसे काफ़ी हेजिटेट हो रहा था वांग जी को कुछ कहने के लिए। जो उसे कहना है वो उसके मुंह से निकल ही नहीं रहा था। वांग जी जो उसे ऐसे देख रहा था वो कहता है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? विभूषण रिएक्ट करता है, हाँ। वांग जी कहता है, आप मुझसे क्या कहने के लिए आए हैं? अब तब विभूषण कहता है, तुम पहले अपना ब्रेकफास्ट करो ना और बताओ कैसा बना है। ये सुनकर तो वांग जी की आंखें बड़ी होती हैं। विभूषण को क्या हुआ है, वो इतना अलग क्यों लग रहा है? वो जिस विभूषण को जानता था वो तो बहुत अक्रूर था। फिर वो खुद से कहता है, जो छोड़ो, मुझे क्या, अब ठीक तो हो गए हैं ये, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। और वो ब्रेकफास्ट करता है और उसे वो अच्छा ही लगता है। विभूषण बस उसको खाते हुए देख रहा था। तो वांग जी अपनी टेढ़ी आईज से विभूषण को देखता है और फिर कहता है, आप मुझे बस खाते हुए मत देखिए, आप खुद भी ब्रेकफास्ट कीजिए। कि सुन विभूषण, हाँ हाँ। और ऐसा कहकर वो भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। उनका ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वांग जी थोड़ी देर वहाँ चुपचाप बैठे रहते हैं। विभूषण कुछ भी नहीं कह रहा था, तो वांग जी उठकर वहाँ से जाने लगता है और वो प्लेट को क्लीन कर रहा था। विभूषण भी उसकी मदद करने लगता है। ये देख, वांग जी कहता है, आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम कर सकता हूँ। वो प्लेट को क्लीन करके उन्हें रख देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। विभूषण के पीछे जा रहा था। वो एक लॉन्ग ब्रेक लेता है और उसके बाद फाइनली वो वांग जी से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? जिसे सुन वांग जी कहता है, मुझे युआन को स्टडी में हेल्प करनी है, तो मैं जा रहा हूँ। विभूषण हमेशा ही रहता है। वांग जी वहाँ से जाने लगता है और विभूषण उसका पीछा करने लगता है। जिसे वांग जी अपने पीछे आते देख पलट कर विभूषण की तरफ देखते हैं, तो विभूषण इधर उधर देखने लगता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो आगे बढ़ता है। विभूषण उसे फिर से फॉलो करने लगता है। वांग जी तब रुक जाता है। वो विभूषण की तरफ देखता है, विभूषण उसकी तरफ देखता है और नर्वस हो रहा था। वो नर्वसनेस में अपनी गर्दन पर हाथ फैला रहा था। वांग जी बड़े ही स्टाइल में खड़ा हो जाता है, पैर से टिक कर। अब असल में उसे क्या चाहते हैं, जल्दी बोलिए। वो ऐसा कहता है। तब विभूषण इधर उधर देखने लगता है। फिर एक गहरी सांस लेकर वो वांग जी की तरफ आगे बढ़ता है और वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ पर एक छोटा सा पिंक कलर का बैग उसके हाथ में रख देता है और बिना नजरें मिलाए वो कहता है, मैं अब अपने कॉटेज में जा रहा हूँ, तुम चाहो तो तुम वहाँ वापस आ जाओ, अब मैं चलता हूँ। वो एक बार वांग जी को देखता है और फिर भागकर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी उसे वहाँ से जाते हुए देखता है, फिर वो उस बैग की तरफ देखता है और स्माइल करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और क्यों ना हो, उसके ओमेगा ने उसे अप्रोच किया है। असल में जब कोई ओमेगा किसी अल्फा को पसंद करता है और उसे अप्रोच करना चाहता है, तो वो उस अल्फा को अपना पर्सनल बैग देता है। अगर उस अल्फा ने उसका बैग एक्सेप्ट कर लिया तो वो इंटरेस्टेड है और उसे पसंद करते हैं और वो दोनों साथ हो जाते हैं। वांग जी तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और वहीं विभूषण का दिल जोरों से धड़क रहा होता है। वो भाग कर जो अपने कॉटेज में आया था और वो लंबी लंबी सांसें लेता है। फिर रेस्ट करने के लिए वो बैठ जाता है और खुद से कहता है, हाँ मैंने कर दिखाया। विभूषण अपनी और वांग जी के बीच सब कुछ ठीक करना चाहता था। उसने वांग जी को काफ़ी हर्ट किया था, तो वो अपनी गलती सुधारना चाहता था और इसलिए उसने वांग जी को अप्रोच करने के बारे में सोचा और इस तरह से वो वांग जी को थैंक्स भी कह सकता है। दूसरी तरफ वांग जी युआन को स्टडी में हेल्प करते हैं
और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब युआन कहता है, गगा आप कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी, मेरे साथ खेलिए ना। ये सुनकर वांगजी कहता है, युआन मुझे थोड़ा काम है तो मुझे जाना होगा। इस पर युआन कहता है, ओहो गगा आपका काम तो ख़त्म ही नहीं होता। जब विभूषण गगा बीमार थे तब आप उनका देखभाल कर रहे थे, अब मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। अब वो ठीक हो गए हैं तब भी स्पेंड नहीं कर रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर। इस पर वांगजी उसके बालों पर हाथ फेराता हुआ कहता है, युआन अगली बार मैं जरूर खेलूँगा, अभी मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। युआन अपना मुंह बनाता है और वांगजी अब विभूषण के कॉटेज के सामने खड़ा था और उसके फेस पे तो अलग ही चमक थी खुशी की। वो तो बहुत ही ग्लो कर रहा था। वो केव के अंदर चला जाता है जहाँ पर विभूषण नोट्स पढ़ रहा था और वो आराम से चेयर पर बैठा हुआ था और उसका लुक देखकर तो वांगजी दंग रह गया था, क्योंकि वो बहुत सरप्राइज हो चुका था। क्योंकि विभूषण ने मेकअप जो किया था, हाँ वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, पर वो कभी भी इस तरह से तैयार नहीं होता था। और यहाँ तक कि वो अपनी वेडिंग डे के भी दिन वो इतना तैयार नहीं हुआ था जितना वो आज हुआ है। उसने बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस पहन रखी है और हमेशा की था उस ड्रेस का कलर ब्लैक है, पर उन आम से कपड़ों के बजाय ये कपड़े बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से नक्काशी हुई है और इसमें विभूषण बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज वो पूरे ओमेगा की तरह रेडी हुआ है। वांगजी बस उसकी तरफ देख रहा था और सोचता है, क्या वो मेरे लिए तैयार हुआ है? वाह, इनका ये साइड तो बहुत ही अच्छा है। विभूषण की नजर जब वांगजी पर पड़ती है तो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। फिर वो थोड़ा हेजिटेट करता हुआ कहता है, वांगजी तुम इधर जल्दी, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आओ। और फिर से अपनी गर्दन पर अपनी हाथ फेराता हुआ कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना था। वांगजी के तो मन में फटाके फूट रहे थे और फिर वो आगे बढ़ते हुआ प्लस करता हुआ कहता है, हाँ आप मुझे क्या कहना चाहते हो, प्लीज़ कहो। विभूषण नर्वसली अपने हाथों को रब करता है, फिर एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है, वांगजी थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। यू आर सो काइंड एंड थैंक यू वेरी मच। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, तुमने मेरी सैडनेस को दूर कर दिया, भाई इवल एनर्जी से मुझे बचाया, तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो ऐसा कहकर चुप हो जाता है। तब वांगजी कहता है, बस आपको मुझे बस यही कहना था और इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। इस पर विभूषण कहता है, हाँ मुझे थैंक्स कहना था। वांगजी का फेस देखने लायक था, उसने तो कुछ और ही सोच रहा था, पर विभूषण बस उसे थैंक्स कहना चाहता था। और वो फोर्सफुली स्माइल करता है और कहता है, वैसे आपकी थैंक यू की मुझे ज़रूरत नहीं थी, पर आपके थैंक्स कहने का तरीका मुझे पसंद आया। आपने मेरे लिए न्यू ड्रेस लाई, मेरे लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी किया और मेरे लिए तैयार भी हुए हो। वैसे आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुनने के बाद तो विभूषण के गाल गुलाबी हो जाते हैं। वांगजी स्माइल करता है और वो विभूषण के करीब जाता है और कहता है, आप हमेशा इसी तरह से तैयार हुआ कीजिए, आप बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे तो आप बिना मेकअप के ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर आज आप इतना तैयार हुए हैं, क्या बात है? क्या आपका इरादा मुझे घायल करने का है? वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है। विभूषण अपना मुंह फेरता है और कहता है, रेडिकुलस, तुम इससे बातें क्यों कर रहे हो? इस पर वांगजी कहता है, मैं तो इसी तरह की बातें करता हूँ, आप मुझे बता दो आपको किस तरह की बातें पसंद है, मैं उस तरह से बातें करूँगा। विभूषण शर्माते हुए कहता है, चुप रहो, कुछ मत बोलो। और वो बस दूसरी साइड देख रहा था, वो वांगजी से नजर नहीं मिला रहा था। तब वांगजी उसका चीन पकड़ उसका फेस अपनी साइड करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आप हमेशा अपनी आंखों में देखकर बातें किया करते थे, आज आपको क्या हो गया है? आप मुझे नजर भी नहीं मिला रहे हैं। विभूषण कुछ भी बोल नहीं पाता, पर उसकी सांस अटकी हुई थी। वांगजी तब उसे वेस्ट पकड़ता है और उसे और अपने करीब करता है। तब विभूषण के मुंह से वांगजी का नाम निकलता है और उसके हाथ वांगजी के शोल्डर पर टाइट हो जाते हैं। वांगजी कहता है, मैं वो किस करना चाहता हूँ। ये सुन विभूषण कहते हैं, क्या? वांगजी बिना देर किए उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखते हैं और उसे एक डीप किस कर रहा था। विभूषण पहले जो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो शांत रहता है, पर थोड़ी देर बाद वो वांगजी से दूर होने की कोशिश करने लगता है, जो वांगजी को अच्छा नहीं लगता। और उसकी सेंट रिलीज होने लगी थी, जिसकी वजह से विभूषण भी अपने सेंट पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी सेंट भी अपने आप बाहर आने लगी थी। विभूषण को वांगजी का किस वो अच्छा लग रहा था, वो किसी मोम की तरह बिखर रहा था
पर वो वांग जी को कोई भी रिप्लाई नहीं करता। थोड़ी देर बाद वांग जी किस को ब्रेक कर देता है। मैं जानता हूँ आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। मैंने आपको फिर से काबू करने की कोशिश की, पर मैं खुद को आपके करीब आने से कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं खुद को नहीं रोक सकता। और मैं ये भी जानता हूँ आप अभी भी अपने एक्स हस्बैंड को ही पसंद करते हो। तभी विवसान कहते हैं, वांग जी नहीं, वो कुछ कहने जा रहा था, पर वांग जी उससे दूर हो जाता है और वो कहता है, आपके दिल में किसी और की जगह है, आप किसी और को पसंद करते हो। मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा और मैं अब आपके करीब आना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपकी फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा, मैं आपकी फीलिंग को हर्ट ना करूं। और वो धीरे धीरे पीछे हट रहा था। विवुसान तब उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, वांग जी तुमने मेरी कभी भी फीलिंग को हर्ट नहीं किया, वो मैं था जिसने तुम्हारी फीलिंग को हर्ट किया। आई एम सॉरी। हाँ ये सच है, मैं किसी को पसंद करता हूँ और जब भी तुम मेरे करीब आते हो मुझे गुस्सा आता है, पर मैं नहीं चाहता तुम खुद को कंट्रोल करो, मुझसे दूर जाओ। तुम्हारा मुझ पर हक है, मुझे माफ़ कर देना। पहले मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैं चाहता था तुम मुझे नफरत करो, मेरे करीब ना आओ, पर मैं ये भी चाहता था तुम मुझसे दूर ना जाओ। मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों चाहता हूँ, मैं अपनी फीलिंग नहीं समझ पाता। और फिर विवुसान उसके सामने नी पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो लांगवांग जी, मैंने आपके साथ गलत किया, मैं गलत था। मैंने आपको उस चीज़ की सज़ा दी जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये देख विवुसान अपनी नी पर है। वांग जी तुरंत उसे उठाते हुए कहता है, विवुसान आपको मुझसे इस तरह से माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ आप खड़े हो जाइए। और वो विवुसान को खड़ी करवाता है और उसे टाइट हग कर लेता है। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी विवुसान इस तरह से कभी उससे माफ़ी भी मांगेगा। और यहाँ पर ये वाला पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।